अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिफाजती जमानत बिलाखिर मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली पेशी की आखिरी मोहलत पर इमरान खान साहब अदालत पहुंचे। पुलिस की भारी नफरी अदालत के चारों अतराफ में तैनात की गई। इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत के हाथे तक लाया गया, मगर इमरान खान कमरा अदालत तक नहीं गए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान को गाड़ी से उतार कर अदालत में लाना नामुमकिन है, लिहाजा इमरान खान की हाजिरी को कबूल कर लिया जाए। इमरान खान अहाता अदालत में मौजूद हैं, जज साहिबान चाहें तो तसल्ली कर लें। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान को 5 मिनट में कमरा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। पीटीआई चेयरमैन लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में गाड़ी में मौजूद थे और इसी दौरान हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अली बाबर नजफी ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार इस वक्त कहां है, तो इमरान खान के वकील ने कहा कि वह अहाता अदालत में मौजूद हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि उनको अदालत में आना होगा। अदालत में दरख्वास्त गुजार को पेश होने से किसने रोका है? अदालत ने कुछ देर के तौक़ुफ़ से आईजी पंजाब को इमरान खान को लाने के लिए भेजा। इमरान खान के रूबरू पेश ना होने पर अदालत ने समाअत 3 बार मुलतवी की, जिसके बाद मरियम औरंगजेब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक इमरान खान को अदालत की तरफ से रियायत मिलती है तो फिर तमाम गुंडों को रियायत मिलनी चाहिए। कभी 3 घंटे के लिए मोहलत, कभी 2 घंटे के लिए मोहलत। ये तमाशा है। एक शख्स को ये सहूलत हासिल है 22 करोड़ अवाम में से, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है, एक गुंडे को देती है, तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर हल्फनामे और वकालतनामे पर दस्तखत में फर्क की वजाहत के लिए इमरान खान को आज पेश होने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कानून का मजाक बना रहे हैं, जैसे मैं आपको अकोमोडेट कर रहा हूं, ऐसे नहीं होता। अदालत ने आइंदा समाअत पर इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा था कि इमरान खान पेश होए तो ठीक, नहीं होए तो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर ऑर्डर दे देंगे। इस वक्त एहसाब की जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, इमरान खान जेल बरो तहरीक का ऐलान करके हुकूमत वक्त को इम्तिहान में डाल रहे हैं और हुकूमत इस तहरीक का आगाज इमरान खान की गिरफ्तारी से करके तहरीक इंसाफ की सालिम सियासत का टेस्ट लेने के मूड में दिखाई दे रही है। इस जंग में जो सबसे ज्यादा रोंदा जा रहा है वो अदालती तकद्दुस है। बदकिस्मती से अदालतें इस वक्त सियासी तौर पर 2 इंतहाओं पर मुनकसिम हालात में शदीद तनाव में काम कर रही हैं। मरियम नवाज का खुलकर जज साहिबान पर तनकीद करना। मरियम नवाज शरीफ साहब ने 2 टोक अल्फाज में अदलिया पर इल्जाम आयद किया है कि फैज के चेले जजेस आज भी अदलिया में काम कर रहे हैं। अदलिया ऐसे अनासर का एहतसाब करे, क्योंकि हमें ईमानदार जजेस चाहिए, इमरानदार जजेस नहीं। पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया, उन्होंने पिछली इस्टेब्लिशमेंट से सबक सीखा, जनरल फैज के चेले चांटों से सबक सीखा और इस गंद को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज ने हाजिर सर्विस जज को इखलाकी जुर्रत का दर्ज भी दिया। उनका कहना था कि ऑडियो लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि नाम आया है तो इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। उनका नाम आए हुए कितने दिन गुजर गए, इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। मरियम नवाज ने अदालत की जानिबदारी पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि कानून के आहनी हाथ जो नवाज शरीफ के लिए फौलाद के हुआ करते थे, वो इमरान खान के लिए मोम के हाथ क्यों बन चुके हैं। अदालत ने कहा कि 6 बजे इमरान हाजिर हो तो उसने कहा कि नहीं आ सकता, 7 बजे हाजिर हो, नहीं आ सकता, 8 बजे हाजिर हो तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं आ सकता तो बाद में पेश हो जाना। क्या ये सहूलतकारी नवाज शरीफ को हासिल थी? सवाल उठाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। एक तरफ मरियम नवाज शुबा जाहिर कर चुकी हैं कि अदलिया का कांदा इस्तेमाल किया जा रहा है और इमरान खान को सपोर्ट दी जा रही है, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान का इल्जाम है कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए जज की ऑडियो लीक की गई। 2 रोज कबल सोशल मीडिया पर ऐसी ऑडियो लीक सामने आई कि जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और तब साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना गुफ्तगू हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने
जुमे के दिन पंजाब की निगरान हुकूमत का वो हुक्म मुअत्तल कर दिया था कि जिसके तहत गुलाम डोगर को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। आज मरियम नवाज ने इमरान खान को खबरदार करते हुए कहा कि जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, फैसला कर लिया, उस दिन क्या तुम्हें डोगर आके बचाएगा? इमरान खान का कहना था कि वजीर आजम होते हुए फोन टैप किए जा रहे थे। वजीर आजम के फोन टैप करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान का मौकफ था कि सारी दुनिया में वज़ीर आजम के फोन टैप होते हैं। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल। इमरान खान ने यके बाद दीगरे मंजर आम पर आने वाली मुबैना ऑडियो वीडियो लीक्स के तदारुक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को तफसीली खत लिख दिया है। इमरान खान ने निगरानी और रिकॉर्डिंग की हदूद क़य्यूद, कानून और हसास तरीन ऐवान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक अहम तरीन सवाल चीफ जस्टिस और जज साहिबान के सामने रखे हैं। इमरान खान इंटरव्यू देते हुए हमारे ही प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि हसास इदारों का ये काम नहीं कि वो फेक वीडियोज़ बनाएं। उनकी ताकत को जो है वो प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल होना चाहिए। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब मुद्दई मुंसिफ को शक की निगाह से देख रहा हो, हुकूमत वक्त सदर पाकिस्तान की औकात का तयन कर रही हो और इलेक्शन कमीशन आइन की औकात तय करना चाहता हो, 90 दिन में इंतखाबात तो होते नजर नहीं आ रहे। सियासी और मुआशी बदतरीन सूरत हाल में इदारे और हुकूमत दोनों की साख दाव पर लगी है। इस गंभीर सूरत हाल से कैसे निकला जाएगा और इमरान खान पर मजीद 34 मुकदमात क्या वो ऐसे ही निपटेंगे जिस तरह आज ड्रामाई सूरत हाल में पूरा दिन पेश हो रहे हैं, पेश होए, अभी नहीं होए, हो रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान हैं अपनी जमात के, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बता दीजिएगा कि जब इमरान खान साहब अहाते में पहुंच गए थे, ये खबर मिल गई थी, आप वकील भी हैं, इसकी एसेंस और स्पिरिट क्या होती है कि इंसान पेश हो रहा हो, फिजिकली अदालत के कमरे में पहुंच जाए, रूबरू पेश हो बेंच के, या स्पिरिट ये भी हो सकती है कि आप अहाते में पहुंच चुके हैं मगर फॉर वट एवर रीजन, बीमारी हो, सिक्योरिटी इशू हो, वो एक्सेप्ट किया जा सकता था? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10 मिनट आपने मुझे दो ऐसी खवातीन जो हैं उनके तकरीरें सुनाई हैं जो ज़िंदगी में कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुई हैं और ना ही उनकी कोई हैसियत है दोबारा कि वो कुछ हो सकें। उनकी जो मरियम औरंगजेब है, सीनियर नायब सदर है अपनी जमात की, चौधरी साहब। नहीं, वो सीनियर नायब सदर होंगी, लेकिन उनकी कोई, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है और अगर कोई नवाज शरीफ ने कोई बात की हो, जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी कोई बात हो, वो तो आप चलाएं। एक तो ऐसे उसी मनसब पे जिस पे आप रह चुके हैं। 10-15 मिनट ऐसी दो खवातीन जिनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव हैसियत नहीं है, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कभी कोई नुमाइंदगी उनके पास नहीं रही है, उनकी तनकीद थोड़ी ओवर बोर्ड है। और देखिए ना, उनकी फॉर एग्जांपल उनकी जो सिर्फ ये उनकी बकवास सुनाने के लिए तो हम इतनी देर नहीं ना कर सकते कि वो उन्होंने कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है अदालत के ऊपर, आपको फिर ये भी बताना चाहिए, हमने 10 मिनट आपने इनके ऊपर लगाए, लेकिन थोड़ा सा ये अगर आप बता देती कि आज मुकदमा था क्या इमरान खान के ऊपर, और वो ये केस में जो पेश होना था वो मामला क्या था। 25 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जिसमें गमला भी नहीं टूटा। इमरान खान उस एहतजाज में शरीक नहीं थे। एंटी टेररिज्म का केस बनता है। इससे अलावा जो बाकी मुकदमे हैं वो क्या है, मदीना में ये जाते हैं उम्रे में, इन पे जो लोग आवाज़ें कसते हैं और वो इमरान खान के ऊपर, हमारे ऊपर ब्लास्फेमी का केस बन जाता है। आप एंटी टेररिज्म केस और जो ब्लास्फेमी केसेस हैं तौहीन मज़हब के, इससे बदतरीन इस्तेमाल अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर किसी हुकूमत ने नहीं किया। बदतरीन मार्शल लॉ हुकूमतों ने ये नहीं किया जो ये हुकूमत कर रही है। और आपने एक नुक्ता दुरुस्त उठाया, 34 और केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, और सारे वो केसेस इसी नौयत के हैं जिनकी ना कोई सर है ना पैर है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी याद कराता चलूँ, जो आज आपने कहा, आप सवाल पूछा कि इसका एसेंस क्या होता है। इससे पहले ये तमाम जो प्रोटेक्टिव बेल्स हैं उसके लिए तो कभी किसी को बुलाया ही नहीं गया था।
आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब जब दुबई से आ रहे थे, दुबई में उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिली। हमजा शहबाज के घर के ऊपर आपको याद होगा कि नैब उन्हें अरेस्ट करने के लिए गए, उन्हें घर बैठे जो है वो इसी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। फिर नवाज शरीफ का तो अपील ही लग गई बगैर उनके पेश हुए। इमरान खान के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई और समहाउ मुझे नहीं पता कि क्यों जज साहबान इतने बज़िद थे और बावजूद इसके कि उनकी मेडिकल की जो कंडीशन है, उनके डॉक्टर्स ने शदीद एतराज़ किया, उनकी सिक्योरिटी टीम ने शदीद एतराज़ किया। और फिर अगर ये लाहौर के लोगों की जो मोहब्बतें हैं आज, उसके तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं हैं जो उन्होंने आज निछावर की। बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी एफर्ट के हजारों लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत ये मुझे बताइएगा नहीं, बिकॉज ये इल्जाम लगाया गया हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बाद में भी कि हमला आवर हुए, हैशटैग्स की मुहिम चला के आप लोगों को बुला रहे थे अदालत को प्रेशराइज करने के लिए। तो इसका जवाब तो महर ये है ना कि आप मुझे बताइए कि जज साहब ने कितने बजे तलब किया था। मैं आपको बताता हूँ, जज साहब ने 3:10 के ऊपर तलब किया था और हम 4:10 के ऊपर जमान पार्क से निकल गए थे। अब अगर एक ट्वीट के ऊपर इमरान खान के इतने हजारों लोग निकलते हैं तो बजाय इसके कि तनकीद करें, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए और चुल्लू भर पानी हम दे देंगे। तो इसके ऊपर तनकीद नहीं बनती है। ये अपनी इनकी, चूँकि लोगों को फ्रेंकली, हम इमरान खान से मोहब्बत में भी लोग निकलते हैं, इनसे नफरत में ज़्यादा निकलते हैं। लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। और ये जो ख़वातीन आपने अभी दिखाई हैं या जो इनके और चमचे खर्चे हैं, ये तो बाजार में निकल के खाना नहीं खा सकते, ये बगैर गार्ड्स के बैठ नहीं सकते। इनकी इतनी अनपॉपुलैरिटी है कि ये इदारों को भी ले डूबे हैं। फवाद साहब एक बात समझाइएगा, क्योंकि ये तवातर से मरियम साहिबा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिली तो अदलिया के कांधों पर चढ़ के इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं और फैज़ के चेले और इस तरह की जज साहिबान के खिलाफ भी जो वो बातें कर रही हैं फेवरेटिज्म को हाईलाइट करते हुए। आज जो हुआ है और आज जिस तरह बज़िद रही है अदालत और पिछले जुमेरात से कि हाजिर हों, इज दैट नॉट कॉन्ट्ररी टू हर क्लेम्स? वेल देखिए, जुडिशरी जो है वो बहुत बड़ी है। उसके अंदर लोग होते हैं, उनके फैसले होते हैं। फैसलों में आपने बिल्कुल शुरू में ये बात सही की है कि जुडिशरी को एक अनफॉर्चुनेटली एक दबाव का सामना है और वो दबाव जो है वो इसलिए भी जुडिशरी पे ज़्यादा आ गया है कि वो वहाँ पे फैसलों में बहुत ज़्यादा तफादत है, फैसलों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मसलन आज ये कंटेम्प्ट केस में इन्होंने कहा कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जस्टिस तारिक साहब ने, इन्हीं जज साहब ने मुझे अरेस्ट किया गया, 4 दफ़ा कहा इस्लामाबाद पुलिस को मुझे पेश किया जाए। एक SHO ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे रखा, मुझे पेश नहीं किया। उस केस में अभी तक IG को और उस SHO को, DSP को कंटेम्प्ट नहीं लगाई गई। लेकिन इमरान खान के ऊपर इस तरह से ज़बरदस्ती बुला के नोइंगली कि वो बीमार हैं, नोइंगली उनकी सिक्योरिटी इशू होगा। और फिर देखिए, हम लोग हाई कोर्ट में चले गए थे, तकरीबन मतलब 5 बजे हम पहुंच गए थे। हाई कोर्ट के पास सिक्योरिटी नहीं थी, हज़ारों लोग वहाँ पे लोग थे और वहाँ पे पुलिस वाले नजर ही नहीं आ रहे थे। ना किसी ने इमरान खान को वहाँ पे पहुँचाने में कोई सिक्योरिटी दी गई, ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी थी। या अगर हाई कोर्ट के जज साहिबान इतने कीन थे खान साहब को बुलाने में, तो नोइंगली के उनके साथ लोग तो यही बात मैं कहना उस दिन भी मैंने कही थी, इमरान खान आएंगे उनके साथ सैकड़ों लोग तो होंगे। आज तो हमें तो नहीं फ्रेंकली पता था कि हज़ारों ही हो जाएंगे, लेकिन फिर आप उसके मुताबिक इंतज़ाम करें। जब आप हाथी पालते हैं तो घर के दरवाजे बड़े रखने पड़ते हैं। अगर आप इमरान खान को बुला रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर सबकी सिक्योरिटी रखें। अब चौधरी साहब, सूरत हाल बड़ी गंभीर है। आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर्स की तरफ देख रहा है, गवर्नर्स तारीख देना नहीं चाह रहे, अदालत में केस लगा हुआ है। आरिफ अलवी साहब तारीख दे चुके हैं, लेकिन खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन इसे इग्नोर करेगा क्योंकि उनकी आईनी औकात उनको याद दिलाई जा रही है। बार बार ख्वाजा आसिफ साहब ने तो इस हद तक भी कह दिया कि ये आइन को एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को पामाल करने के मुतरादिफ है, तमाम तर बाहर निकल के आगे। तो अब ये सदर की दी हुई 9 अप्रैल की तारीख भी कबूल नहीं की जाएगी। और वैसे बाय द वे ये कोइंसिडेंस है कि ये वही दिन है जब आपकी हुकूमत को रुखसत किया गया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि सदर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्टेड जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में सदर के ओहदे की इज्जत और तौकीर बहाल की है।
और ये फैसला भी एक ऐसा ही फैसला है जिसमें सदर साहब को जितना क्रेडिट दिया जाए, उनकी जितनी तौसीफ की जाए वो कम है। दूसरी तरफ बात यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस हुकूमत ने ये कहा है कि जो ही सदर अलवी रिटायर होंगे हम आपको सदर बना देंगे, लिहाजा वो तो एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक्त PMLN के, और वो अपने लालच में लगे हुए हैं और बाकी कमीशन के मेंबरान को भी वो मरवा रहे हैं इस सारे चक्कर में, खुद सदर बनने के चक्कर में। अब प्रेसिडेंट साहब ने जब ये हुक्म जो है वो दे दिया है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट के तहत, ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो 7 दिनों में शेड्यूल दे। नहीं, मगर चौधरी साहब आप तो वकील भी हैं, आप समझते हैं आइन को। आपका इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 तो सदर को ये इख्तियार देता है कि वो जनरल इलेक्शन की डेट दें, सूबों का इख्तियार तो नहीं देता। नहीं महर, ये तो आपने अजीबोगरीबी बात कर दी है। सूबों के अंदर तो जनरल इलेक्शन हो रहा है ना, ये कोई ज़मीनी इलेक्शन तो नहीं हो रहा। इलेक्शन की 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, या बाय इलेक्शंस होते हैं या जनरल इलेक्शंस होते हैं। ये जो सूबों में हो रहे हैं ये जनरल इलेक्शन है। अगर आप सेक्शन 57 का सब सेक्शन 2 पढ़ लेंगी तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, और अगर आप जस्टिस जवाद हसन साहब की जो जजमेंट है वो पढ़ लेंगी तो आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये कोई बाय इलेक्शंस नहीं है। लिहाजा सदर को पूरा इख्तियार है कि वो सेक्शन 57 के तहत असम्बलियों में जहां पे भी जनरल इलेक्शन है असम्बली का, वो उसकी डेट जो है वो दे। अगर आप 57(2) अभी आप डिस्प्ले कर लेंगी तो आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। निकाल लेते हैं सर, इस पे आईनी राय भी लेते हैं। जी जी नहीं, ये 57(2) आप अभी पढ़ लें, लीगल आपको समझ आ जाएगी, आपको पढ़ी लिखी अक्लमंद है। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से आपके एग्री करता हूँ, इलेक्शन कमीशन तो देखो हमें तो कोई होप ही नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। पाकिस्तान में किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी को कोई होप नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है कि क्या पाकिस्तान जस्टिस मुनीर के एरा में वापस जाएगा और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बहाल होगी, या फिर हम जो है वो आगे चलेंगे और आइन की हुक्मरानी होगी। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास, क्योंकि देखिए ना, ये इसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, और 90 दिनों में अगर इलेक्शन नहीं होता इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आइन नहीं है। और एक चीज़ सिर्फ मैं आपको और पॉइंट आउट कर दूं कि आइन की जो बुनियाद है, हमने इंसानी हकूक वगैरह तो वैसे ही ख़त्म कर दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 2A जो करारदाद मकासद है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो प्रीएम्बल है पाकिस्तान के आइन का, उसकी पहली 2 लाइनें ये कहती हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब इस वक्त अगर 90 दिनों में आप नहीं करते, आप आइन की बुनियाद ही खत्म कर देंगे, देन देयर विल बी नो कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल बी फॉर्मली बर्मा या नॉर्थ कोरिया। अल्लाह ना करे सर। और आखिरी बात, अब ये 34 और मुकदमात हैं, अब अगले 10 दिन की मजीद उनको बेल मिल गई है, फिर ये रिपीट होगा सारा, या बेल फिर वो एक्सपायर होगी, अरेस्ट होने के इम्कानात। आज भी FIA ने तमाम तर टीमियों को रेडी किया हुआ था। आप तो वैसे ही जेल भरो तहरीक हफ्ते से बुध से आगाज़ करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा था वेडनेसडे से। तो मेरा मतलब है फिर ये सवाल उनका बजा उठ रहा है कि फिर अपनी गिरफ्तारी दे के आगाज़ करें इसका, जमानतें क्यों ढूंढ रहे हैं? ये बात सही है, लेकिन सर फर्क ये है कि हम ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी हम अपने चॉइस के ऊपर और अपने वक्त पे देंगे ना। इन्होंने तो गिरफ्तार करना होगा इमरान खान को, देखे ना 3 दिन तो जमानत भी नहीं थी, जमान पाक में बैठे हुए थे, आते गिरफ्तार कर लेते। गवर्नमेंट की अगर कैपेसिटी है गिरफ्तार करने की तो गिरफ्तार कर लेते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अच्छा किया नहीं किया, और ये तो कुछ अहमक लोग होते हैं, ये मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज टाइप लोग जो हैं, जो ऐसी बातें जो हैं वो करते हैं, जिनको ज़ाहिर है ना कभी आपने इनके मुंह से कभी मुल्क की पॉलिसी के ऊपर कोई बात सुनी होगी, ना इनके ऊपर, ना आपने कभी जिन जज साहब का मरियम साहिबा जिक्र कर रही हैं, क्या आपके नजदीक उनको रिजाइन कर देना चाहिए? देखिए बात यह है कि जी मेरे ख्याल में जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उस पर अपनी पोजीशन की क्लैरिफिकेशन चाहिए। और ये सिर्फ जज साहब पे नहीं हो रहे, उन्होंने एक, अगर नवाज शरीफ का आप सुने तो उन्होंने 5 जो जजेस जो पेनामा में शामिल थे, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी शामिल हैं, उनमें और हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, उन सबको एलिगेशन जो है उन लगाए हैं। जज साहिबान उनका या तो उसके ऊपर एक्शन लें और जवाब दें, या फिर अब मैं आपकी बात से एग्री हूँ, या वो रिज़ाइन करें। ये तो कोई तरीका नहीं है, आप एलिगेशन भी लगें, आप उसका जवाब भी ना दें,
आप उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी ना करें और आप रिजाइन भी ना करें, ये तो बात आपकी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 2 सूबों में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। इसका रिएक्शन क्या आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बात करेंगे मोहम्मद जुबैर से। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 2 सूबों में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन पर आईनी औकात से बाहर निकलने, आइन शिकनी के मुर्तकिब होने जैसे ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कि एक तरफ अदालत को कहता है पेश नहीं होगा, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान से, जिसने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है, उसको कहता है कि आइन शिकनी करो। कभी पार्लियामेंट तोड़वाता है आइन शिकनी करवा के। सदर पाकिस्तान का दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर बना हुआ है। सदर पाकिस्तान इमरान खान की कठपुतली बना हुआ है। वो चाहता है कि सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए, हाई कोर्ट भी बन जाए, सुप्रीम कोर्ट भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57A के तहत 9 अप्रैल बरोज़े इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। खत में इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे, और चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन असेंबलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात पर पाबंद करता है। सूबों के गवर्नर ताहाल इंतखाबात की तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले नाजरीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात की तारीख का मामला आइन और कानून से ज्यादा सियासी पोलराइजेशन में उलझ चुका है। सदर पाकिस्तान की जानिब से 90 दिन में इंतखाबात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिखे जा चुके हैं, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होने वाले अहम इजलास के बाद सूबों के इंतखाबात से मुतल्लिक ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा ना बनाने के अपने हतमी फैसले से सदर मुमलकत को आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने खत में कहा कि अफसोस से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को इस मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने आज से 10 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया था कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान नोटिफिकेशन के साथ फौरी जारी करे। इस हुक्म की तामील में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुशावरती इजलास हुआ, लेकिन गवर्नर ने अदालती हुक्म के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया। आज से 4 दिन पहले गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच फैसले को चैलेंज कर दिया और कानूनी नुक्कात की तशरीह मांग ली। नाज़रीन, गवर्नर ने दरख्वास्त में लिखा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की हदायत की, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तारीख देने का गवर्नर के पास कोई आईनी इख्तियार नहीं। गवर्नर ने असेंबली तहलील के ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए वो नए इंतखाबात की तारीख जारी नहीं कर सकता। अदालत ने गवर्नर की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। गवर्नर की इस दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है कि आइन गवर्नर से मुशावरत की इजाजत नहीं देता, मगर सदर की तरफ से सूबों में इंतखाबात के ऐलान के बाद यह बहस जोर पकड़ चुकी है कि क्या सदर को यह पावर, ये इख्तियार हासिल है कि वो सूबों में इंतखाबात का ऐलान कर सकें। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का मानना है कि सदर को इख्तियार हासिल नहीं है। जो आईनी औकात है सदर की, उससे तजावज करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है जिसका उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। इट इज लाइक ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहाँ आइन की पासदारी करें या कहें कि मैं उसका मुलाजिम हूँ, मैं आइनी सरबराह नहीं हूँ। आइन का आर्टिकल 48(5) आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। आप आइन बनाने वाले भी नहीं है, आइन की तशरीह करने वाले भी नहीं है सदर मुमलिकत साहब। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी सदर पाकिस्तान पर शदीद तंकीद करते हुए कहा कि सदर अपने मनसब की इज्जत का पास रखें।
सदर के आईनी मनसब को पार्टी तर्जुमान के ओहदे में बदलना अफसोसनाक है। सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, मगर सदर पाकिस्तान कल समर अब्बास को इंटरव्यू में यह कह रहे थे कि आइन में सुराख तलाश करने की बजाय इसकी पासदारी करनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने की बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। इलेक्शंस के लिए भी हीले बहाने तलाश की जा रहे हैं मुसलसल, एंड देयरफॉर आई हैड टू राइट अ लेटर यार कि आइन की पासदारी करो, आइन के अंदर सुराख मत तलाश करो। ये बहस क्या है? बहस ये है कि वो देंगे तारीख, नहीं वो देंगे तारीख, अब उनमें आपस में आप देंगे, नहीं वो कहते हैं आप देंगे। कोई जुर्माना करने वाला है कि अगर आपने दे दी तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। अब इसी बात पर चल रहा है कि नहीं आप देंगे, नहीं आप देंगे। अच्छा, और आइन भाड़ में जाए, आइन साइड पर रख दें, एंड देन यू गो टू कोर्ट, कोर्ट अब इंसाफ करेगी। फिर तमाम दुनिया में मकबूलियत का पैमाना इलेक्शन को कहा जाता है। आइन में दर्ज है कि जब कोई असेंबली टूट जाए तो इलेक्शन उस वक्त आइनी जरूरत बन जाती है। हुकूमत की अपनी मकबूलियत में शदीद कमी का एहसास कहीं इलेक्शन में रुकावट का सबब तो नहीं बन रहा। ये तमाम तर तावील हैं कि इलेक्शन की तारीख सदर ने क्यों दी, कैसे दे दी। दर हकीकत मुल्क के मुआशी हालात ने सबको अहलियत की आईने दिखा दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम मोहम्मद जुबैर मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फरमाए दीजिएगा, सदर पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है आपकी जमात, आइन शिकन कह रही है, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ करार दे रही है, उनको उनकी आइनी औकात याद दिला रही है। तो सर, किस हद तक आप लोग जाएंगे इलेक्शन को डिले करने के लिए या ना कराने के लिए? क्योंकि फैक्ट रिमेन्स के 90 दिन में इलेक्शन तो होने हैं सर, जितनी ऑडियो टेप्स निकालनी है निकाल लें। देखिए, उसमें दो राय है। एक तो आपको पता है हमेशा से जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी दो राय होती हैं, और वो सलमान अकरम राजा एक बात कर रहे हैं, इरफान कादिर दूसरी बात कर रहे हैं, और सब मोहतरम लॉयर्स हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी क्या प्रेसिडेंट को करने का इख्तियार भी है या नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में प्रेसिडेंट उसी तरह से है जैसे गवर्नर्स प्रोविंसेस में होते हैं। सो अगर प्रेसिडेंट गवर्नर्स को बाईपास करके प्रोविंशियल एस्पेक्ट में जाके एक फ़ैसला सुना रहे हैं तो क्या ये उसके मजाज हैं या नहीं है? क्योंकि वहाँ जो 57 आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली को तो बिल्कुल प्रेसिडेंट ही को डेट देनी पड़ती है, तो क्या प्रोविंशियल असेंबली की भी डेट प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है? दूसरी बात यह है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से महर, आई एम वेरी क्लियर, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो मुझे नहीं इसमें कोई एम्बिग्यूटी नज़र आती कि 90 दिन का मतलब कुछ और होता है। बट जनवरी में जब भी बर्खास्त हुई थी उसके हिसाब से अप्रैल में PMLN इज़ रेडी टू फेस दी इलेक्शंस, क्योंकि अगर अप्रैल में नहीं होंगे और सितंबर में होंगे तो फिर भी तो इलेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, वी हैव टू फेस इलेक्शंस, वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इलेक्शंस। बट जो भी उसमें लीगल कोई रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना, मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट हैज़ द राइट। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट्स में जैसे हर रोज़ 2-3 नए केसेस जाते हैं, वहाँ जाके फैसला होगा कि क्या इख्तियार था या नहीं था, क्या मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर ली थी प्रेसिडेंट ने या नहीं की थी, क्या डिड ही जंप टू द कंक्लूजन वेरी अर्ली कि जी का आज ही शायद लेटर भेजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कि वो कंसल्टेशन के लिए नहीं आएंगे और आज ही थोड़े घंटे के बाद प्रेसिडेंट डिसाइडेड कि जी मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें तो मेरा ख्याल है ये कोर्ट्स ही इंटरप्रेट करेंगे कि वेदर द प्रेसिडेंट वाज विद इन हिज राइट टू सेट द डेट। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अप्रैल 9 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। सो क्या प्रेसिडेंट कोई सेटल कर रहे थे स्कोर? मगर जुबैर साहब सच्ची बात करते हैं टीवी पे बैठ के, अच्छा भी लगता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इलेक्शन करवाने के तो मूड में आप लोग हैं नहीं, वरना नवाज शरीफ साहब वापस आज गए होते। डे 1 से आप लोग चाह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो फिर हम इलेक्शन मोड में जाएंगे। नहीं, मैं आज बाय द वे हमारी पार्टी तो वाहिद पार्टी है जो इलेक्शन कैंपेन में है। मरियम नवाज तो पिछले कोई 2-3 हफ्ते से निकली हुई हैं, सारे पंजाब में जा रही हैं। पंजाब में क्या KP में भी गई थी, एबटाबाद गई थी और हज़ारा डिवीज़न पूरा कवर किया था। और कल उन्होंने पिंडी में किया है, उससे थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद, भावलपुर, मुल्तान, हर जगह वो, और आइंदा 2-3 हफ्ते फुल प्लान है उनका। तो हम तो बिल्कुल इलेक्शन मोड में हैं
हम तो ज़्यादा तैयार हैं, हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ठीक कर रहे हैं, हम तो वो नए स्ट्रक्चर को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो जाती हैं वहाँ जाके वो जो भी वहाँ कमी पेशी थी और जो झगड़े थे आपस में किसी के थे अगर, तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है और नई अपॉइंटमेंट्स भी की जा रही है। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्टोरल थिंग। हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट या जो भी फैसला करने वाले हैं अगर हो जाता है तो फिर वी आर रेडी टू फेस द इलेक्शंस। अच्छा जुबैर साहब, जस्ट होल्ड दैट थॉट, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ट्रैक रिकॉर्ड भी एक रहा है, मगर उससे पहले हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या सदर आरिफ अलवी के साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन डेट दे दें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी जनरल इलेक्शंस ही हो रहे हैं इन सूबों के अंदर? देखें, वो एसेंशली डेंटिस्ट हैं और उनको ये मशवरा अगर किसी लॉ के उनके किसी शख्स ने दिया है तो उसको खुद भी सारी चीज़ का पता नहीं है। सदर बिल्कुल डेट इस तरह से नहीं दे सकते क्योंकि जिस प्रोविजन पे वो रिलाई कर रहे हैं जो कि यहाँ अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि अप्लाई होता है तो वहाँ पे भी लफ्ज़ जो है वो कंसल्टेशन का है और कंसल्टेशन की तशरीह बहुत ज़्यादा दुनिया में हुई है और उसका मतलब है मीनिंगफुल कंसल्टेशन। तो सदर बगैर कंसल्ट किए हुए और बगैर मीनिंगफुल कंसल्टेशन के ऑन हिज ओन डेट दे ही नहीं सकते, और जब वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के डेट देंगे तो वो डेट उनकी असल में दी नहीं, उनका नाम इस्तेमाल होगा क्योंकि सदर का नाम बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और इंग्लिस्तान में जैसे होता है कि हर चीज़ जो है इट इज़ डन इन द नेम ऑफ द किंग और द क्वीन, लेकिन किंग और क्वीन खुद नहीं उसको कर रहे होते, कर कोई और रहा होता है। ये प्रोविजंस को समझ ही नहीं आई इनको और इन्होंने उठा के समझ लिया कि ये डेट तो सदर दे देंगे। बहरकैफ अगर उन्होंने कोई डेट दे भी दी है तो उसके बावजूद इलेक्शन तो वो नहीं करा सकेंगे ना सदर खुद, इलेक्शन तो उन्हीं लोगों ने कराना है जो कि लॉ एंड ऑर्डर भी जिन्होंने कंट्रोल करना है। तो अब आप क्या होते देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इग्नोर कर देगा सदर की इन तारीखों को? इलेक्शन कमीशन सदर को इसलिए इग्नोर करना पड़ेगा उनको कि उसका तो ना सर है ना पैर है। उन्होंने तो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज को देख के इलेक्शन कराना ना। सदर ने अगर एक चीज कह दिया तो बस, सदर ने अगर वाकई कोई ठोस वजूहात दी होती तो वो देख भी लेते कि चलो जी हेड ऑफ स्टेट है, टिचुलर ही है, टिचुलर है जो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन कोई बात नहीं हम देख लेंगे। लेकिन अब तो उन्होंने एक वो ऑर्डर कर दिया जो कि बादशाहत में भी नहीं होता। चाहिए जाए कि एक ऐसी जमहूरियत में जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल के ऊपर है, यहाँ पे वहाँ पे सदर इस तरह से एक ऑर्डर कर दें बगैर किसी से मशवरा किए हुए या सारी चीज़ को समझे बगैर, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त का। बैक टू यू मोहम्मद जुबैर साहब, आप कह रहे थे हम तो वैसे ही इलेक्ट्रल साइकिल शुरू कर चुके हैं, शहर शहर जा रही हैं मरियम साहिबा। बुरा ना मनाइएगा, मरियम साहिबा पहले भी इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर निकली थी, कश्मीर से लेकर पंजाब, वो सारे इलेक्शंस आप हारे थे। सो द बक स्टॉप्स एट नवाज शरीफ फ्रैंकली, और स्पेशली गिवन महंगाई और बेरोज़गारी और जो हालात हैं आजकल एक आम आदमी की जो कमर टूटी हुई है, आपको वाकई लगता है कि ये काम मरियम साहिबा सर अंजाम दे देंगी अकेले? लेट मी सेट द रिकॉर्ड, करेक्ट द रिकॉर्ड रादर। जो आप कह रही हैं वो पहले भी निकली थी। 2021 मार्च से लेकर 2022 फरवरी तक जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ था, उस एक साल में 13 बाई इलेक्शंस हुए थे पूरे पाकिस्तान में। पीटीआई एक जीता था, जिसमें बलूचिस्तान में भी हुआ था, साउथ पंजाब में भी हुआ था, केपी में नौशहरा में भी हुआ था, कराची में भी हुए थे। एक जीती थी पीटीआई सियालकोट की सीट। कैंटोनमेंट बोर्ड के सितंबर 2021 में हुए थे, जिसमें कैंपेन में मरियम नवाज निकली थी। मुझे याद है, डेसिमेट कर दिया था पीटीआई को। और केपी के इलेक्शंस जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन दिसंबर 2021 में हुए थे फर्स्ट फेज पे, आपको याद है वो जितने भी मेयर के इलेक्शन थे इंक्लूडिंग द प्रेस्टिजियस जुबैर साहब, मैंने तो आपको स्पेसिफिकली बताया, मगर ये अब मरियम साहिबा का कमाल है या ये एक्चुअली लैक ऑफ गवर्नेंस और नाअहली थी पीटीआई गवर्नमेंट की? ये डिबेटेबल रहेगा ना, तो इसको छोड़ देते हैं फिर इस डिबेट को। मुझे ये बताइए सर, आज जो हमने पूरा दिन काम देखा है और आपकी हुकूमत बाहर निकल के आई है कि इमरान खान हमला आवर हो गए अदालत पे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमला आवर का वर्ड सुन के अदालतों पे तो कोई और पिक्चर जहन में आती है, तो हमला आवर हो गए और आईन और कानून का तमाशा बना रहे हैं। फरमाए दीजिएगा कैसे? महर, आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी रहनुमा, बड़े से बड़े सियासी रहनुमा कोर्ट में जाते रहे हैं जी जी, और ऐसे ऐसे केसेस के लिए भी गए हैं जहां बाद में जाके फांसी की सज़ा भी हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कितने एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और
किस तरह से कोर्ट जाते थे, कोई तमाशा नहीं बनता था। उनकी बेटी बेनज़ीर साहिबा जो थी वो कोर्ट जाती थी, बच्चे भी कई दफ़ा उनके साथ होते थे, कोई तमाशा नहीं बनता था। नवाज शरीफ ने 150 से ज़्यादा हाज़िरियाँ दी कोर्ट में, कोई तमाशा नहीं बनता था। मरियम नवाज़ कितनी दफ़ा कोर्ट्स गई हैं, और दूसरे सियासी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी तो अभी तक जाते हैं। क्या कोई तमाशा बनता है? वो भी तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी। अगर आप बुरा ना मनाएं कता कलामी माफ जुबैर साहब, मगर मरियम साहिबा जब नैब के हेडक्वार्टर्स गई थी लाहौर में, एक बहुत ज़्यादा रश था, उसको आप कह रहे थे मकबूल तरीन लीडर हैं, तो मरियम साहिबा जाएं और लोग आएँ तो वो मकबूल तरीन लीडर हैं, और अगर इमरान खान बाहर आएँ और लोग आ जाएँ तो वो साजिश है। मैं समझने से कासिर हूँ सर, इसमें कहीं जलन का आंसर तो नहीं है? नहीं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। मरियम नवाज आती थी, पता नहीं मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा तो हाज़िरियाँ उन्होंने दी होंगी, जेल से आती थी, और जो भी नैब बुलाता था या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो चाहे जितने भी लोग होते थे, मैं आपको भी पता है कि पिछले 3.5 साल 4 साल तकरीबन हर उनकी हाज़िरी पर मैं जाता था, और ज़्यादातर में तो हमें अंदर घुसने में इतना मुश्किल होती थी, मतलब लीडर्स को मुश्किल होती थी, वर्कर्स को तो छोड़ दे, किसी को वर्कर्स को, हालांकि बावजूद इसके कि बहुत रश होता था, लेकिन जब आती थी, मुझे आप रिकॉल करके बता दें, स्वाय उस एक नैब के वो जो आप बता रही हैं पत्थर वाला किस्सा, बाकी किसी में कोई हंगामा हुआ था, बाकी किसी में कोई ऐसा हुआ था कि कोर्ट में वो जज के पास पहुंच ही नहीं सकी? नहीं, तो आज भी गमला नहीं टूटा सर, आज भी कोई हंगामा नहीं हुआ, बस एक पब्लिक सपोर्ट थी। अब नहीं निकलते आप लोगों के लिए, लोग क्या करें? मगर छोड़े उस बात को, मुझे एक बात बताइए सर, मुझे इसलिए भी ताज्जुब हुआ जब आपने कहा कि मरियम साहिबा ने भी इंटरव्यू में कहा कि अदालत में पेश नहीं हो रहे, आईन और कानून का तमाशा बन रहा है। सर, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से गए हुए 1188 दिन हो गए हैं, 1188 डेज, 1188 दिन हो गए मियाँ साहब को। तो तमाशा कौन बना रहा है कानून का? क्योंकि हम दिखाई भी देते हैं, याद है हमें आज वजीर आजम है शहबाज शरीफ, जिन्होंने 4 हफ्ते की अंडरटेकिंग दी थी अपने नाम के ऊपर, ना वो अंडरटेकिंग का आज तक वजीर आजम बन के भी कुछ कर सके। फिर साबिक वजीर आजम इस मुल्क के, उन्होंने खुद अपनी अंडरटेकिंग दी थी कि 4 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। आई रिपीट, 1188 दिन हो चुके हैं। फिर 1 फरवरी 2022 को फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट जो सबमिट हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। अल्लाह उन्हें बहुत लंबी उम्र अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। मगर सर, यूरोप जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में दाखिला ममनू है? मैं तो आपको बिल्कुल दाद देता हूँ कि आप हर रोज काउंट कर रही हैं। 1188 दिन हो गए, याद आ रही है ना बहुत सर। आज तक किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया था, काफ़ी अरसा हो गया, ये तो हमें भी पता था, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी उनका जो रीज़न थे, आपको पता डिले का भी रीज़न था, कोविड आ गया था, और उसके बाद आज और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी इस सारे प्रोसेस के दौरान। अभी थोड़े अरसे पहले तक पीटीआई की हुकूमत थी। जिस हुकूमत की आप बात कर रही, तो उन्होंने क्या, दे नेवर वांटेड इट। तो लीगली तो कोई उनका इशू इस वक्त एज इट स्टैंड्स टुडे कोई लीगल इशू नहीं है कि जी कोर्ट्स ने उनको कहा हुआ है कि जी आप वापस आए और यहाँ से नोटिसेस जा रहे हैं, या तो पंजाब की हुकूमत ने नोटिसेस दिए थे, या पीटीआई की फेडरल हुकूमत ने नोटिसेस दिए थे और वो वापस नहीं आए थे। मेरा ख्याल है जब वो आएंगे, जैसे पहले इसहाक डार साहब आए हैं, या सुलेमान शहबाज आए हैं, या दूसरे लोग आए हैं, और वो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको फुलफिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन आइन और कानून का तमाशा ज़रूर है जब अपने सिग्नेचर्स के साथ आप एफिडेविट्स और बयानिए जमा कराते हैं, हल्फनामे पे दस्तखत करते हैं, 4 हफ्तों का वादा करते हैं, और 1188 दिन आप मुल्क से बाहर रहते हैं। नाज़रीन, हालात गंभीर हैं। IMF मिशन को पाकिस्तान से रवाना हुए 10 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहात के नाम पर 170 अरब के नए टैक्सेस के अलावा मुतअद्दिद पेशगी इक़दामात लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका। और अब आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियालिना जॉर्जीवा की तरफ से अब रियासत पाकिस्तान को ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान मुल्की मईशत को बेहतर करना चाहता है तो इसे यकीनी बनाना होगा कि ज़्यादा आमदन वाले टैक्स अदा करें। द रिच शुड पे टैक्सेस, और सब्सिडी सिर्फ गरीब तबके को दी जाए। I want to stress that we are emphasizing 2 things. Number 1, tax revenues. Those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies
only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. And there the fund is very clear. We want the poor people of Pakistan to be protected. इससे मिलता जुलता बयान वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने गैस की कीमतों के हवाले से भी दिया। आज के बाद गैस की कीमत गरीब आदमी की अलहदा होगी और अमीर आदमी की अलहदा हो। वो माँ या बहन जो चूल्हा चलाती है वो 2 यूनिट गैस इस्तेमाल करे तो उसकी कीमत कम होगी, और ये गुलबर्ग में और F6 में और क्लिफ्टन में और डिफेंस में रहने वाले लोग जब 2 यूनिट वही इस्तेमाल करेंगे तो गैस की कीमत ज्यादा होगी और उन्हें देना पड़ेगी। ये दोनों बयानात एक ऐसे वक्त में आए हैं कि जब पाकिस्तान में बहस जोर पकड़ चुकी है कि हुकूमत मिनी बजट में अमीरों और गरीबों को एक ही लाठी से हाँक रही है, और अब इसमें हुकूमती वज़रा भी शामिल हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मुल्क दिवालिया हो चुका, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं, जबकि हुकूमती जमीन पर 14-1500 किनाल पर बने गोल्फ क्लब सिर्फ 5000 माहाना किराया देते हैं। अगर सिर्फ 2 गोल्फ क्लब्स बेच दिए जाएं तो 1/4 कर्ज उतार सकेंगे हम। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। चंद हजार अफराद के लिए 23 करोड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो खजल खराब होगी। यहाँ 2 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है या नहीं, और क्या वजीर दिफा दुरुस्त कह रहे हैं या फिर इसाक डार साहब जो वजीर खजाना है? कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं। कैंपेन के तौर पे ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, कुछ डिफॉल्ट हो चुका है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सरे फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद है। अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग डिफॉल्ट नहीं कर। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। ये डिफॉल्ट का जो एक गर्दान पड़ी जा रही है ना पिछले 4-5 महीने से, खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? वजीर दिफा का मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना, इम्प्लीमेंट करना किसने करना है? इस सवाल का जवाब शायद उनके पास भी नहीं है। लेकिन एक बात जिसका सबको पता है वो ये है कि मिनी बजट के बाद मुल्क में शायद ही कोई ऐसी इस्तेमाल की चीज हो जो महंगी ना हो गई। खाली 1 किलो घी लेने चला वही पूरा हो जाता है 1000 रुपए का नोट। इतनी महंगाई है भाई, ये तो कमर टूट गया भाई। 1000 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट हो गया। हर चीज का रेट बढ़ा हुआ, ये आवाम कैसे जिएगा कुछ समझ में नहीं आता। हर बर्बाद होके रह गए हैं, की बच्चा है। आवाम मर रही है, भूखी मर रही है, घर बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती, खुदा दी कसम। आप लोगों ने तो गरीब को मार दिया। पेट्रोल से लेके आटा, दाल, चीनी, घी, हर चीज तो महंगी हुई है। और अभी इसमें मजीद इजाफा होना है, क्योंकि अभी मिनी बजट पर मुकम्मल अमल दरामद होने और पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे का असर आना बाकी है। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन इदादो शुमार के मुताबिक नाजरीन इस वक्त हफ्तावार महंगाई की शरह 38.4% हो चुकी है, जबकि बरामदाद में कमी और दरामदाद में इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ चावल की बरामदाद में 16% कमी वाक़ हुई है, और एक ज़रई मुल्क के होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सिर्फ गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 13 खरब रुपए की खाने पीने की अशिया दरामद की हैं। सीमेंट और सरिये की कीमत में इजाफे की वजह से सिर्फ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मेंबरान ने सरिये की खरीदारी बंद कर दी है, जिसके बाद 9 खरब मालियत के 300 तामीराती मंसूबों पर काम रुक चुका है। डॉलर एक बार फिर महंगा होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा कब होगा, लेकिन इस सियासी बेयकीनी के असरात स्टॉक मार्केट पर मंदी की सूरत मुरतब होने शुरू हो चुके हैं। IMF के साथ मुआहिदा तो रवां हफ्ते में बताया जा रहा है कि हो जाएगा, मगर असल चैलेंज दोस्त ममालिक आलमी मालियाती इदारों और कमर्शियल कर्जों की मद में 10 अरब डॉलर से जायद रकम का बंदोबस्त पाकिस्तान के लिए है। एक सर दर्द बन चुका है ये इशू। अभी तक किसी मुल्क की तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं करवाई गई। हालांकि चीफ अवामी स्टाफ और वजीर खजाना दोस्त ममालिक का दौरा कर चुके हैं। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर का मुतालबा दुरुस्त है, टैक्स योर रिच।
अमीरों पर टैक्स लगाइए, गरीबों को सब्सिडी दीजिए। और यही इस मुल्क की गरीबों की आवाज भी है, क्योंकि 1000 रुपए कमाने वाला 18% GST अदा करता है और 1 करोड़ माहाना कमाने वाला भी यही अदा करता है। पाकिस्तान में 75% इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इसकी एक लंबी फेहरिस्त मौजूद है। इसके अंदर विदहोल्डिंग टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, सरचार्जेस की नीलम जेलम सरचार्ज वगैरह वगैरह। लेकिन सनतकारों को छूट मिलती है इस मुल्क में। मिफ्ता इस्माइल साहब जब 10% सुपर टैक्स लगाने की बात करते हैं, उनकी अपनी जमात उनको खाने को आ जाती है। साथ ही सनतकारों पर टैक्स आयद करने की बजाय 800 अरब की टैक्स छूट दे दी जाती है। बरामदी सेक्टर को 200 अरब का रिलीफ दे दिया जाता है। पाकिस्तान का रेवेन्यू के हवाले से बड़े सेक्टर्स में से एक रियल एस्टेट है कि जिसमें सालाना 80 अरब डॉलर का कारोबार होता है। मगर चाहे इमरान खान हो या ये मौजूदा हुकूमत हो, इस सेक्टर पर टैक्सेस की बजाय उन्हें रिलीफ ही दिया जाता है। जबकि टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी तादाद जहन में रखिए, इस मुल्क में फकत 12 लाख है। इतने बड़े मुल्क में 12 लाख टैक्स पेयर्स। पाकिस्तान में हुकूमतें बिला वास्ता टैक्सेस आयद करती रहेंगी, गरीब पिसता रहेगा। इट्स अबाउट टाइम वी फिक्स आवर ओन हाउस। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।